हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको क्लास 10th का पूरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में आपके फिजिक्स का क्लासेज रह जाएगा और बायोलॉजी का। इसी प्रकार क्लास 10th का जो 3 पार्ट में आएगा, क्लास 10th का क्लासेज केमिस्ट्री का अलग आएगा, फिजिक्स का अलग और बायोलॉजी का अलग। अब आप सोच रहे होंगे कंबाइन क्यों नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है, अगर मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन तीनों के अलग अलग पैटर्न में ये क्लासेज आएगी। तो मैं आपको केमिस्ट्री की आज वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। क्लास 10th का जो पहला कंसेप्ट है वो है केमिस्ट्री का। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 9th और क्लास 8th का कंप्लीट साइंस चैनल पे आ गया है। आप उस क्लासेस को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री के अंदर। आज मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस रहेंगे। सीएचओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो क्लासेस है वो बायलैंग्वेज रहेंगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी प्रकार की कोई हेडक नहीं होगी। बस आप मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते रहें। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये मत सोचना कि ये जो क्लासेस है वो हिंदी में इंग्लिश में, आपको मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, सीएचओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है सीएचओ क्रियाशील मूलक। अब मैं आपको बताता हूँ, सीएचओ जो ग्रुप होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है अंग्रेजी के अंदर। आप कार्बन का लेसन पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर क्या होता है, सीएचओ ग्रुप होता है। सीएचओ ग्रुप होता है, ओएच ग्रुप होता है, ये सब आपने पढ़े हैं। तो ओएच ग्रुप होता है वो एल्कोहल से रिलेटेड होता है। इसी प्रकार जो सीएचओ ग्रुप है वो किससे रिलेटेड होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, सीएचओ कीटोन से होता है। गलत है बिल्कुल, कीटोन का ये सिंबल होता ही नहीं है। कीटोन का तो सिंबल ही अलग होता है। एल्कोहल का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ओएच होता है। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है, ओएच होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। सीएचओ किसका फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। सीएचओ किसके साथ में ऐड होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और एनसीईआरटी में एग्जाम बनता है। कोई लूसेंट अरियंत में से एग्जाम नहीं बनता भी। आप लूसेंट अरियंत पढ़ के आ जाते हो और आप फिर बोलते हो सर क्वेश्चन गलत करवा दिए, वो करवा दिए। इस ये बिना मतलब के आधा नॉलेज मत लेके घूमो। एनसीईआरटी में पढ़ो, एनसीईआरटी में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत है या सही है। ये किसी प्रकार के जो आप कमेंट करते हो नेगेटिव कमेंट कि सर ये आएगा ये आएगा, तो मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ और मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आज तक क्लासेस करवा रहा हूँ और मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे ही एक टीचर बना हूँ। तो इसके लिए आपको कोई जज करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन गलत करवा रहा हूँ। मैं किसी को भी गलत क्वेश्चन नहीं करवाता। अब आपको ध्यान से समझना इन चीज़ों को। सीएचओ ग्रुप है, सीएचओ एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसका राइट आंसर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सीएचओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके और क्लासेस को देख सकते हो और इस क्लास की जो पीडीएफ है और आपको नई अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो क्लास 10th है उसके अंदर लगभग 70+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अब देखिए पहले वाला मैंने क्या पूछा था, CHO पूछा था और अब क्या पूछ रहा हूँ, COOH पूछ रहा हूँ। तो COOH का मतलब क्या होता है, COOH का मतलब होता है कि इसका आंसर आपको बताना है। कीटोन तो नहीं होगा, आपको मैंने बताया था COOR होता है कीटोन, तो अलग ही है। ये तो अलग ही पैटर्न है। कीटोन तो बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट हो गया, +1 2 IIT PMT के बच्चे करते हैं, इसलिए मैं आपको कीटोन के बारे में नहीं बता रहा। और जो बच्चों का जो डाउट है ना कि सर यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्या, आप मतलब हाई लेवल क्लासेस क्यों नहीं करवा रहे, ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, आप कोई IAS IPS की तैयारी नहीं कर रहे, इसलिए आपको जो करवाया जा रहा है वो ही आप करो और वो ही एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में। आपको प्रीवियस डाटा उठा के देख लो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बिना बिना मतलब के एक्सक्यूज पैदा मत करो, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपका बिना मतलब की हेडेक लोगे, कल को एग्जाम अच्छा नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चंस का कंटेंट मिल रहा है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिल रहा है। आपको सीजीएल तक के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आपका लैब अटेंडेंट तो कुछ भी नहीं है सीजीएल के आगे। SSC सीजीएल सुना ही होगा आपने, इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो COOH ग्रुप आपको समझ में आया होगा। तो COOH ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा होता है, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ नहीं जुड़ा होता, ये होता है अम्ल के साथ में। CHO तो मैंने बता दिया एल्डिहाइड होता है। CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। और जो ये अम्ल होता है, अम्ल के साथ में क्या होता है, COOH होता है, आपने देखा भी होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अम्ल का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक होता है फॉर्मिक एसिड, एक होता है एसिटिक एसिड। ये एग्जाम्पल सुना होगा आपने, CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। कई व्यक्ति बोलते हैं सर फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, एनसीईआरटी पढ़ो, लूसेंट अरियंत मत पढ़ो। पहले ही बोल रहा हूँ, लूसेंट अरियंत पढ़ोगे तो एग्जाम में गलत करके आ जाओगे।
तो CH3COOH, CH3COOH क्या होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो इसके लास्ट में COOH है ना, इसके लास्ट में COOH है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, अम्ल हो गया। कौन सा हो गया ये, अम्ल हो गया, सॉरी एल्डिहाइड नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, अम्ल होगा इसका आंसर। तो COOH का मतलब होता है जो अम्ल होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बायलैंग्वेज क्वेश्चंस बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक आपको मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में बता दिया, OH होगा। क्या होगा एथेनॉल का, OH। एग्जांपल उठा लेते हैं, C2H5OH, C2H5OH किसका होता है, एथेनॉल का होता है। C2H5OH किसका होता है, एथेनॉल का होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसका होता है एथेनॉल का, C2H5OH। आपको समझ में आया ये किसका होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है और इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। क्रियाशील मूलक पूछा है, फॉर्मूला नहीं पूछा। अब आप जज करने लग जाओगे सर कि ये OH कैसे आया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर बोला करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन की सेंस ही नहीं समझोगे, क्वेश्चन की सेंस नहीं समझोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का। आप एग्जाम में आप पढ़ भी रहे हो और फिर भी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो एथेनॉल होता है, उसका क्रियाशील मूलक क्या होगा, OH होगा। OH होता है, क्रियाशील मूलक पूछा है ना कि फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला पूछा जाएगा, एथेनॉल का सूत्र क्या है, तो आप क्या बताओगे, C2H5OH बताओगे। C2H5OH जिसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम होता है एथेनॉल। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको मैं बता देता हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें कौन सा आएगा, C2H6 आएगा। नहीं, इसमें तो डबल बॉन्ड होता है। आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि C2H6 है वो एल्कीन का मेंबर है। किसका मेंबर है, एल्कीन का। और जो CH4 है वो किसका मेंबर है, एल्केन का मेंबर है। ये एल्कीन का है, तो एल्काइन का कौन सा है, C3H4 है ना। C3H8 तो होता ही नहीं है, ये तो गलत ही है, ऑप्शन डी। तो C3H4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C3H4। इसकी डिटेल देखनी है, इसकी क्लासेस कंप्लीट डिटेल देखनी है तो आप जो एक्स्ट्रा क्लासेस है, कार्बन का जो क्लासेस है स्पेशल, उसके अंदर जाके देख सकते हो उस क्लासेस को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, C3H4। किसके होते हैं, C3H4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अब आपको मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुन लो। C3H4 और C3H8 और C2H6 अब आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही है सब कुछ। तो C3H4 इसका राइट आंसर क्यों आएगा, इसका मतलब यही है, जो इथेन होता है ना, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और ये दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, C2H4। कार्बन चेंज नहीं होता कभी, तो ट्रिपल बॉन्ड 3 की बात करेगा तो C3H4 ही होगा, C3H8 थोड़ी होगा। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ो, तब आएगी ये चीजें समझ में। इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, सॉरी, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने बताया ना, इसके फंक्शनल ग्रुप पूछा था। अब देखो फॉर्मूला आ गया, आपका आंसर आ गया C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मूला एथेनॉल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल को IUPAC नेम होता है एथेनॉल। इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH। क्लियर होगी बातें। तो ये करेक्ट ग्रुप चैनल है हमारा, इसके ऊपर आप चैनल वगैरह की जो क्लासेज है, एक्स्ट्रा क्लासेज, वो देख सकते हो। और भी क्लासेज करवाई जा रही है, उन क्लासेज को भी देख सकते हो। और अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह है, आपकी प्रॉब्लम वगैरह, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां अपनी क्यूरी आप शो कर सकते हो, जो भी क्यूरीज वगैरह है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3। ये आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार उन क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन रिपीट होने जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होंगे तो आपको याद नहीं होगी ये चीजें। क्वेश्चन रिपीट होना साइंस का एक नेचर है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन की हेडेक मत लिया करो, सेम टू सेम नहीं आता क्वेश्चन कभी भी। ये नहीं है कि सेम क्लासेज होगी वो सेम है, एज इट इज क्लासेज हो जाएगी तो बैन ही हो जाएगा मेरा चैनल। तो Na2CO3 इसका राइट आंसर आएगा। चीनी का फॉर्मूला बताएं, चीनी का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। चीनी का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11 इसका राइट आंसर होगा। चीनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सुक्रोज। चीनी को क्या बोलते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अब आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। और चीनी का फॉर्मूला होगा C12H22O11। इसके आंसर नहीं मिलेंगे, इसके आंसर आपको क्लासेस में मिलेंगे, इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे।
और बायलैंग्वेज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कोई बच्चा है बोले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के क्लासेस चल रही है, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लिखे गए हिंदी में और बता भी रहा हूँ इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका आंसर क्या आएगा, सुक्रोज का C12H22O11। और ये एल्डिहाइड होता है और ये होता है, अभी बताया था मैंने आपको एसिटिक एसिड बताया था ना, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ये भी याद रख लेना, कभी इसमें डाउट पैदा कर लो आप। HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्लियर होगी बातें। और C6H12O6 और C12H22O11, ठीक है, ये भी चीज़ें होगी। और CH3CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर चीनी का ये आ गया। कई ऐसे फैक्टर हैं जो ये बोल रहे हैं सर मतलब आप क्वेश्चंस गलत करवा रहे हो, आपका मतलब ऐसे कुछ डाउट वगैरह हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को वो मत समझे कि लूसेंट पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। NCERT पढ़ो, फिर पता चलेगा कि चीज़ें क्या है। NCERT पढ़ो अपने आराम से बैठ के, फिर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत है या सही है। संगमरमर का फॉर्मूला बताएं। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मार्बल बोलेंगे, मार्बल। मार्बल जानते हो आप, मार्बल होता है संगमरमर। ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से बना है। इसका राइट आंसर आएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये थर्ड 3 ऑप्शन है, ये नॉर्मल है, इसके बारे में मत पढ़ो। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ गया, कितने बॉन्ड बनाएगा, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, याद रखना हमेशा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो त्रिआबंध कौन सा बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये आएगा इसका राइट आंसर। क्यों बनाता है, ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, परमाणु क्रमांक 2 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जितने लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। तो कितना बॉन्ड बनाया, 3 बनाया। उसी प्रकार ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ, डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने का फॉर्मूला होता है 2 और 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा, डबल बॉन्ड। उसी प्रकार हाइड्रोजन का 1 होता है, तो पहले कक्ष में 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो बॉन्ड क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। याद रखना हमेशा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हिंदी मीडियम में सुन लो अब, हाइड्रोजन सिंगल आबंध एकल आबंध बनाता है, हाइड्रोजन एकल आबंध, ऑक्सीजन द्वि आबंध बनाता है और नाइट्रोजन ट्रिपल त्रिआबंध बनाता है। ठीक है भाई, अब तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। 3 ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। CnH2n+2 किसका सामान्य फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। CnH2n+2 किसका नॉर्मल फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। प्रोपाइल नहीं होता, प्रोपाइल गलत है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। तीनों के फॉर्मूले बता रहा हूँ। एल्केन का तो यही होगा CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, याद रखना। और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। इतनी डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूँ। CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का। एल्कीन का क्या होता है, ये चला जाएगा, CnH2n रह जाएगा, और एल्केन का ऊपर लिख रखा है CnH2n+2। अब ध्यान से सुनिए, एल्केन बनाता है सिंगल बॉन्ड एकल आबंध, एल्कीन बनाता है डबल बॉन्ड और एल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भी, अब ये भी याद रखना हमेशा के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन से हैं, आ गया क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन से हैं, COOH, थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला CH3COOH। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, CH3COOH। COOH लास्ट में होगा, वो एसिड कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा, और इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका यूज होता है बैटरी में। कहाँ यूज होता है, बैटरी। बैटरी जानते हो, संचायक बैटरी की बात कर रहा हूं मैं। बैटरी चार्जिंग वाली जो बैटरी होती है उसमें H2SO4 डाला जाता है, और इसको लोकल लैंग्वेज में तेजाब कहा जाता है, तेजाब। याद रखना आप हमेशा के लिए। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होगी, वायुमंडल में CO2 गैस कितनी होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन कंफ्यूज कर देंगे आपको। राइट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, 0.03%। 2 मत कर देना, 2 गलत है। 2 लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी, पेपर नहीं निकलेगा। NCERT कवर करो अपना, ध्यान से सुनो। 0.02% होता है भूपरपट्टी में कार्बन की मात्रा। भूपरपट्टी जानते हो, भूपरपट्टी जमीन के नीचे, अर्थ के नीचे। ज्योग्राफी पढ़ो अपना ध्यान से।
तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या पूछी गई है, वायुमंडल में, तो राइट आंसर क्या आएगा 0.03। कई ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं 0.02 कर देते हैं, गलत है ये, और लूसेंट में भी यही लिख रखा है शायद, देख लेना। तो लूसेंट बुक्स मत पढ़ा करो, NCERT पढ़ा करो। एग्जामिनर हमेशा एग्जाम NCERT में से बनाता है, लूसेंट किसी एक व्यक्ति की बनाई गई चीज़ है, और NCERT एक कमेटी है जिसमें टोटली कितने मेंबर बैठते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाया जाएगा, आपको अपने आप मतलब इतना ज़्यादा मतलब हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन गलत करवाया जाएगा। टीचर होके क्वेश्चन गलत कोई कौन करवाता है, कोई नहीं करवाता क्वेश्चन गलत। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन CH4। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन CH4। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला मैंने बता दिया CH4। CH4 किसका होता है, मीथेन का होता है, याद रखना, मीथेन का। हाइड्रोकार्बन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, एल्काइन। तीनों बता दिए थे थोड़ी देर पहले, ध्यान से देखा करो क्लास को, और बार बार इस क्लास को देखोगे, बार बार इस क्लासेस को देखोगे तभी वो क्वेश्चन याद होंगे। बार बार इन क्लासेस को देखते रहा करो, डाउनलोड कर लिया करो इन क्लासेस को, जो भी आपको देखना है बार बार, मतलब क्वेश्चंस वगैरह को अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। आपको फिर बार बार उन चीज़ों को रिमाइंड करोगे तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी, एक बार पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आता। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन बताया था ना, मीथेन, अभी बताया था जस्ट, CH4। राइट आंसर क्या आएगा, मीथेन आएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की PDF और कोई भी क्वेरीज वगैरह एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और आपको जो अनदर क्लासेस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके अदर क्लासेस को देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है इसका मतलब क्या है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, और क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईंधन है जो लकड़ी वगैरह जला रहे हो वो पूरी तरह से नहीं जल रहा, इसका मतलब क्या है कि वो बर्तन की तली है वो ब्लैक हो रही है, बस। आवर्त सारणी के उधर स्तंभों को ध्यान से सुनिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बताया जा रहा है। आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो वर्टिकल रोज है, खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल जानते हो, वर्टिकल होती है खड़ी लाइनें, और जो ओरिजेंटल होती है पड़ी लाइनें, याद रखना हमेशा के लिए। आवर्त सारणी के जो वर्टिकल रो, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग, ग्रुप कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आवर्त सारणी के पड़ी पंक्तियों को, हॉरिजॉन्टल रो को, क्षैतिज बोलते हैं ना इसको, क्षैतिज, याद रखना, क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त, पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में आवर्त को। केमिस्ट्री चल रही है अभी, बायोलॉजी नहीं चल रहा। वर्ग, ग्रुप, वर्ग के अंदर वर्ग को क्या बोलेंगे, ग्रुप या समूह बोलेंगे, याद रखना। अब आपको बताता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग, 18 ग्रुप हैं, और 7 क्या हैं, आवर्त हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, हेनरी मोन्सले, हेनरी मोन्सले, याद रखना हमेशा के लिए। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, आगे क्वेश्चन आ जाएगा इसका, हेनरी मोन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से हैं, सदस्य को क्या बोलेंगे, प्रथम वर्ग के सदस्य। ध्यान से सुनिए, मान लो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बाईं तरफ तो धातु है, और दाईं तरफ क्या है, अधातु है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई बाईं तरफ, यहाँ तो है धातुएं, और राइट हैंड साइड क्या है, अधातु, और बीच में है उपधातु जिसको बोलते हैं मेटलॉइड। ध्यान से सुनिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड तो होती है मेटल, और राइट हैंड साइड होती है नॉन मेटल, और बीच में होगी मेटलॉइड। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, यही है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, प्रथम वर्ग के, प्रथम वर्ग में क्या आएगा, हाइड्रोजन ग्रुप, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यही है पहले वर्ग में। पहले ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, सीजियम, याद रखना हमेशा के लिए। इसको क्या बोलेंगे, सार धातु, क्या कहते हैं, अक्षारीय धातु। ये तीन ऑप्शन नहीं आएंगे, अक्रिय धातु, अम्लीय धातु नहीं होती, अम्लीय धातु होती नहीं कभी, क्योंकि जितने भी धातु होते हैं वो हमेशा अक्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, मतलब अक्षार बनाते हैं, एसिड नहीं बनाते। तो अक्षारीय धातु आ जाएगा, अक्रिय गैस है ही नहीं, मिश्र धातु भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, अक्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन। तत्वों का आधार क्या है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, हेनरी मोन्सले ने जो आवर्त सारणी बनाई है वो किस पे डिपेंड है,
परमाणु क्रमांक पे डिपेंड है, परमाणु द्रव्यमान पे, घनत्व पे, आयतन पे, परमाणु संख्या पे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, परमाणु संख्या। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बताया जा रहा है एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा होगा। और एटॉमिक नंबर को किस से नोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से। तो अभी जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है? आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 18 ग्रुप और 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। इसमें परमाणु संख्या पे डिपेंड है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और इसको जेड से डिनोट किया जाता है और अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। याद रखना हमेशा के लिए। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? अमोनिया देखा होगा आपने, अमोनिया जानते हो, NH3। अमोनिया NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु 1:3। क्या जाएगा? नाइट्रोजन कितने हैं? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3। राइट आंसर क्या आया? 1:3। 1:3 इंग्लिश में हो गया। अणु होते हैं मॉलिक्यूल, अंग्रेजी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके लिए अमोनियम के जो मॉलिक्यूल हैं, अमोनियम का जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम है, परमाणु होते हैं एटम, उनकी संख्या का अनुपात बताएं तो 1:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या। आयरन जानते हो, लोहा, Fe सिंबल होता है आयरन का। क्या होता है? Fe सिंबल होता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी उसके बारे में बताना है। तो लोहे का सिंबल हो गया Fe। इसका एटॉमिक नंबर बताना है। 26 होता है, 26। क्या आएगा इसका आंसर? 26 आएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होगी? 26। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। Fe कितना होगा? 26 होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर लें। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या को, समूह को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितनी होती है? ये नहीं है, क्या कहते हैं? वर्गों की संख्या कितनी होती है? बता दिया था थोड़ी देर पहले, 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 आएगा इसका राइट आंसर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं? वर्टिकल लाइन नहीं, 18 होगी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ओजोन का फॉर्मूला बताएं। ओजोन का फॉर्मूला O3। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 3। आसान है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओजोन का परमाणु जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया O3 अणुसूत्र। तो ओजोन, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? ऑक्सीजन के एटम 3 हो गए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त 37 पंक्तियां होती हैं? कितने 37 पंक्तियां होती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी है 7 होगा इसका राइट आंसर। क्या आएगा? 7। क्लियर होगी। इलियम कैसा तत्व है? इलियम सुना होगा आवर्त सारणी में। इलियम और नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये 18वां ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? आवर्त सारणी का 18वां ग्रुप। इलियम कैसा तत्व है? इलियम तत्व है अक्रिय। अक्रिय का मतलब जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों? ध्यान से सुनिए। इलियम का एटॉमिक नंबर 2। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कोई आवश्यकता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने देने की। अब दूसरा नियोन, नियोन के कितने हैं? 10। तो 2 और 8 दोनों कक्ष पूरे हैं, तो ये भी अक्रिय हो गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलियम अक्रिय तत्व है। इनको बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। याद रखना, जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप कहते हैं इसको। त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम, डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। ट्रेड्स रूल आवर्त सारणी के अंदर त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर राइट आंसर आएगा। जर्मनी देश का था ये वैज्ञानिक। इन्हें 3 तत्वों के बारे में बताया था। 3 तत्व कौन से होते हैं? लिथियम, पोटासियम, दोनों को जोड़ दिया और सोडियम आ गया था। ये डोबेराइनर ट्रेड्स रूल आप देख सकते हो। याद रखना, त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। अब ध्यान से सुनो, बताता हूं कैसे। पहले जो आवर्त सारणी थी डोबेराइनर के टाइम में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं चल रही, पहले जो आवर्त सारणी थी वो किस पे डिपेंड थी? पहले जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, एटॉमिक मास पे। तो उस टाइम एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दी जाती थी। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और पोटासियम का 39, ठीक है, के पोटासियम, दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। किसका आ गया? सोडियम का आ गया 23। ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स रूल। अष्टक नियम क्या होता है? ऑक्टाव रूल। किसने दिया था? न्यूलैंड वैज्ञानिक ने। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किसका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तब उस टाइम 63 तत्व थे, और अब कितने हैं? अब एनसीईआरटी की बात करें तो 114 तत्व है। एनसीईआरटी की बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट हैं? 114 तत्व है। 114 एलिमेंट, 114 तत्व है। और गूगल की बात करें तो 118 तत्व है। बट आपको क्या करना है? एनसीईआरटी
गूगल नहीं करना, गूगल नहीं आएगा एग्जाम में, एनसीईआरटी आएगा। तो 114 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्व है। लेकिन मेंडलीफ के टाइम में कितने थे? 63। कितने थे? 63। तो जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसका जो एक नियम था मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम, वो किस पे डिपेंड था? परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे डिपेंड था? लेकिन अभी जो मोन्सले का आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेनरी मोन्सले है उसका जो आवर्त नियम है वो किस पे डिपेंड है? परमाणु संख्या पे। क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान से सुनिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्त नियम था वो परमाणु क्रमांक पे आधारित था, एटॉमिक नंबर पर। दूसरा, मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु, ध्यान से सुनिए, गलत हो गया। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। मेंडलीफ पुराने टाइम की बातें चल रही है, मेंडलीफ बहुत पुराने टाइम में था। मेंडल और मेंडलीफ अलग अलग है, मेंडल बायोलॉजी का है और मेंडलीफ केमिस्ट्री का है। कभी कंफ्यूज हो जाओ, मेंडलीफ और मेंडल एक ही है, गलत है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों। मेंडल आता है बायोलॉजी में, मटर के पौधे पे रिसर्च करने वाला व्यक्ति, और मेंडलीफ आता है केमिस्ट्री में, जो आवर्त सारणी बनाई थी, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो अब ध्यान से सुनिए, मेंडलीफ की जो आवर्त नियम है वो परमाणु संख्या पे डिपेंड नहीं है, वो थी परमाणु द्रव्यमान पे। अब समझ में आया? अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आज की जो आवर्त सारणी है अभी चल रही है 114 तत्व वाली, गूगल के हिसाब से 118 तत्व वाली, उसके अंदर जो डिपेंड है ना वो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या पे आधारित है, एटॉमिक नंबर पे आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाला है। और पुराने टाइम में जो लॉ था, नियम था, वो परमाणु द्रव्यमान पे था। कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? किसके तत्वों के बढ़ते क्रम में वर्ग किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। सही बात है, परमाणु संख्या तो उस टाइम रोल ही नहीं था। किसके तत्वों के बढ़ते क्रम में? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? अम्लीय प्रकृति तो बढ़ेगी, आपको खुद को पता है। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होती है? धातु। तो धातु क्या बनाती है? सारी अक्षार बनाती है। और राइट हैंड साइड की तरफ जाया जा रहा है, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो धातुओं की अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो अधातु होगी, तो अधातु होगी तो अम्ल की मात्रा तो बढ़ेगी, अम्लीय स्वभाव आएगा, एसिडिक बिहेवियर आएगा नॉन मेटल का, तो बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ जाएगी। घटती है ये वगैरह मत कर देना। निम्नलिखित में सबसे अधिक एलोजन, अभिक्रियाशील एलोजन कौन सा है? एलोजन, ध्यान से सुनो, 17वां ग्रुप होता है आवर्त सारणी का, उसको एलोजन कहते हैं, 17वें ग्रुप को। ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल ग्रुप है। नॉन मेटल मतलब अधातु है, टोटली सारी जितनी भी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसके मेंबर हैं। किसके? एलोजन के मेंबर हैं, एलोजन फैमिली के मेंबर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का Br, क्लोरीन का Cl। इसका राइट आंसर फ्लोरीन आएगा। क्या आएगा? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन आएगा इसका राइट आंसर। कौन सबसे अधिक अक्षारीय होगा? अक्षारीय कौन सा होगा सबसे अधिक? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, कौन सा होगा सबसे अधिक अक्षारीय? इसका राइट आंसर बताएं। Na2O, Al2O3, SO2, NO2। क्या आएगा? Al2SO3 एल्यूमिनियम तो बहुत ही रेयर हो गया। SO2 ये नॉन मेटल ही होती नहीं है, अम्लीय बनाते हैं सारे ही। क्या पूछा गया? अक्षारीय पूछा गया है। ये तो अम्ल वाले हैं क्योंकि नॉन मेटल है दोनों, गलत है ये तो। एल्यूमिनियम और सोडियम में सोडियम होगा क्योंकि पहले ग्रुप में कौन सा आता है? पहले ग्रुप में आएगा वही सबसे ज्यादा अक्षारीय होगा, तो Na2 आएगा। Na2O याद रखना, Na2O सोडियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा Na2O। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी का जो पहला ग्रुप है उसके जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? एक के तत्व को कहते हैं अक्षार धातु। क्या कहा जाता है? अक्षार धातु, एल्कली मेटल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। पहले ग्रुप को आवर्त सारणी के क्या क्या नाम है? इसके मेंबर कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, सीजियम। इतने डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम Mg आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ध्यान से सुनिए, किसका सदस्य है? समूह 2 का, 1 का, अधातु तत्वों का, समूह 6 का, 2 का है। मैग्नीशियम किसका है? 2 का। ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम, याद रखना, ग्रुप 2 में देख लेना आवर्त सारणी में जाके। सिंबल बता देता हूं, मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। मिलीग्राम मत कर देना, Mg होता है Mg, ध्यान से देखना। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप क्या है? दीर्घतम रूप का मतलब है कि आज की आवर्त सारणी है वो किस पे डिपेंड है। पूरी बड़ी आवर्त सारणी 114 तत्वों वाली आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक की देन है? तो वैज्ञानिक कौन सा है? मेंडलीफ तो नहीं है, पुराने टाइम में था। मोजले, हेनरी मोन्सले आ गया। लोथरमेयर, लुई पास्चर ये नहीं है, गलत है। हेनरी मोन्सले राइट आंसर आएगा। मोजले या मोन्सले एक ही बात है, MOSELY मिलेगा आपको।
किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? किस व्यक्ति ने कहा कि जो मूल गुण धर्म है, मूल गुण धर्म का मतलब होता है नॉर्मल क्वालिटी, जो मेन क्वालिटी होती है कोई भी तत्व में, परमाणु संख्याएं हैं, परमाणु द्रव्यमान नहीं है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। कौन कह सकता है? आपको पता है, आधुनिक आवर्त सारणी का व्यक्ति कह सकता है। कौन है? हेनरी मोन्सले। बस, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हेनरी मोन्सले राइट आंसर आएगा। परमाणु द्रव्यमान नहीं है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या के बारे में तो आज का जो मॉडर्न पीरियड टेबल का जो व्यक्ति है हेनरी मोन्सले, वही डिस्कस कर सकता है। तो राइट आंसर आ जाएगा हेनरी मोन्सले। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? अधात्विक गुणधर्म, अधातु, नॉन मेटल को शो कौन करेगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? क्लोरीन करेगा, याद रखना हमेशा के लिए। क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल को सबसे ज्यादा शो करेगा। फ्लोरीन तो है ही नहीं, फ्लोरीन आता वरना आंसर। अगर इसमें फ्लोरीन होता तो इसका राइट आंसर फ्लोरीन आता, बट इसमें फ्लोरीन नहीं है, इसमें क्लोरीन है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। ब्रोमीन इसके बाद में आता है। फास्फोरस और सल्फर होते ही नहीं है, इतने ज्यादा नहीं होते, वैसे नॉन मेटल होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ला बता रहा है हेनरी मोन्सले का ला, थोड़ी देर पहले तो बताया था। परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर लें। अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही तो एज ए कंटिन्यू प्रोसेस। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बाईं से दाईं ओर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम की तरफ जाएंगे, या एक था या दो हो गया, तो परमाणु साइज क्या होगा? बढ़ेगा, कक्ष बढ़ेंगे, सीधी बात है। राइट आंसर क्या आएगा? बढ़ेगा। क्या आएगा राइट आंसर? बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जो परमाणु का जो साइज है, एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर होगी बातें? वुल्फगांग डॉबीराइनर कहाँ के थे? जर्मनी देश का व्यक्ति था। वुल्फगांग डॉबीराइनर एक साइंटिस्ट थे जिसने त्रिक नाम दिया था। किसने दिया था? त्रिक नियम, थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रेड्स रूल कहाँ का था? जर्मनी देश का। करेक्ट गुरु चैनल पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस क्लास की पीडीएफ वगैरह है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में करेक्ट गुरु चैनल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? थोड़ी देर पहले बताया था। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनानी शुरू की थी तब 63 तत्व थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर। राइट, याद रखना 10 की पावर -12। अगर यहां होता नैनोमीटर तो क्या आएगा? 10 की पावर -9। क्या आएगा? 10 की पावर -9। पिकोमीटर, नैनोमीटर क्या होते हैं? एटॉमिक रेडियस मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या किससे मापी जाती है? पिकोमीटर और नैनोमीटर में। परमाणु की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस किस में मापी जाती है? पिकोमीटर और नैनोमीटर में। राइट आंसर आएगा 10⁻⁻12 मीटर। किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? कोई भी तत्व उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। क्लियर है? ध्यान से सुनिए। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करेगी कोई भी संयोजकता। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनों पे। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली है, अधातु होते हुए, नॉन मेटल होते हुए भी चमकीली है। कार्बन, आयोडीन नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन गलत बता दिया मैंने। कार्बन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन आएगा, सॉरी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आयोडीन। ब्रोमीन का क्या रोल है? ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होना। कई बार मैं गलत नहीं बताने की कोशिश कर रहा था, अब मेरे माइंड में आ गई ये चीजें कि जो कार्बन है वो कार्बन तो अलग ही हो गया, और जो ब्रोमीन है ना, Br, ब्रोमीन हो गया Br, और आयोडीन का क्या हो गया? I। ब्रोमीन है वो लिक्विड होता है, अधातु ऐसा है जो लिक्विड पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ब्रोमीन। लेकिन चमकदार की बात कर रहा है, ब्राइटनेस किस में होती है? आयोडीन में होती है चमकदार, मतलब जो चमक होती है जो नॉन मेटल के अंदर, वो होती है आयोडीन में। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? गोल्ड। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? गोल्ड आएगा इसका राइट आंसर, गोल्ड। सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल मेटल का अर्थ जानते हो आप? डक्टाइल मेटल का अर्थ क्या होता है? डक्टाइल मेटल का मतलब होता है जिससे तार बनाए जाते हैं। तार, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। तो डक्टाइल मेटल कौन सी होगी? सोना। तन्य धातु कौन सी होगी? सोना। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? कौन सा है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तांबा करता है, जिंक भी करता है, पोटासियम भी करता है। गोल्ड नहीं करता। गोल्ड ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम को कभी भी जंग नहीं लगता। प्योर गोल्ड की बात की जा रही है। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। खरा सोना 24 कैरेट, याद रखना हमेशा के लिए।
बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य ऐसक है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका ऐसक है? एल्यूमिनियम का। ऐसक होते हैं ओर्स, और होते हैं ORE ऐसक, मिनरल्स और ओर जो खोद के निकाले जाते हैं जमीन में से। तो एल्यूमिनियम का ऐसक हो गया बॉक्साइट। Al2O3 फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का, Al2O3। उपधातु बताना है, मेटेलॉइड कौन सी है? कौन उपधातु है? मेटेलॉइड। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन। आयरन, कॉपर, निकल और एंटीमनी। राइट आंसर बताएं। आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, निकल मेटल है और एंटीमनी नहीं है, तो यह आएगा मेटेलॉइड। ध्यान से, आयरन लोहा, कॉपर तांबा और निकल निकल होता है। एंटीमनी है ना Sb, वो क्या है? उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी। और Sb होता है एंटीमनी और Sn होता है टीन। Sn क्या होता है? टीन। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। Sn किसका सिंबल है? टीन का। जो खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं वो टीन के बने होते हैं। और एंटीमनी एक मेटेलॉइड है, याद रखना, एंटीमनी राइट आंसर आएगा। तीनों ऑप्शन गलत है ऊपर वाले। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, 24 कैरेट की बात की थी ना मैंने। 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड। पीतल क्या है? पीतल क्या है? पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रास। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रास। याद रखना, पीतल को अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। ब्रास मेटल, ब्रास, ब्रोंज, ब्रोंज होता है कांसा। पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु को अंग्रेजी में अलॉय क्या कहा जाता है? अलॉय। धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, अलॉय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड है, अक्षारीय है, अम्लीय है? अक्षारीय आएगा। और अधातु नॉन मेटल आता तो इसका राइट आंसर था अम्लीय। याद रखना। और जो गैस होती है वो होते हैं उदासीन। गैस के ऑक्साइड होते हैं वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। तो धातुओं के क्या ऑक्साइड क्या होते हैं? अक्षारीय, बेसिक, मेटल के ऑक्साइड। और अधातु नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। सोना, गोल्ड किस दरों में घुल जाता है? कौन सी दरों में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सभी में, अम्लराज में। राइट आंसर आएगा अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? सोना किस में घुल सकता है? अम्लराज। अंग्रेजी में बोलते हैं अक्वारिजिया। क्या कहा जाता है? अक्वारिजिया। अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? अक्वारिजिया। याद रखना, अक्वारिजिया, अम्लराज। सोना किस में घुल सकता है? अक्वारिजिया में। अक्वारिजिया के बारे में आगे आ जाएगा क्वेश्चन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सीसा, शीशे को किससे नोट करते हैं? Pb। टीन मैंने बताया था Sn। दोनों के मिला के बनता है सोल्डर। कौन सी मिश्र धातु होगी? सोल्डर। जोड़ों में टांका लगाने में यूज होती है, चोट वगैरह लग जाती है ना, टांके, 2 टांके, 3 टांके आए हैं, 4 टांके आए हैं, तो ये लगाई जाती है सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्रण है? किसका मिक्सर है? सीसा और टीन, लेड और टीन। लेड का सिंबल Pb और टीन का सिंबल Sn। इतने डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटासियम राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? पोटासियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम नहीं होगी, पहला ऑप्शन मैग्नीशियम गलत है। कैल्शियम भी नहीं होगी, सोडियम भी नहीं होगी, पोटासियम राइट आंसर आएगा। के पोटासियम होता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है। सोना क्या है? एक डक्टाइल मेटल है, तन्य धातु है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस एसिड से किया जाता है? बॉक्साइट से, कोरंडम से, क्रायोलाइट से। राइट आंसर क्या आएगा? बॉक्साइट से। बॉक्साइट एसिड हो गया ना इसका, तो एल्यूमिनियम के बारे में बात हो रही तो बॉक्साइट आएगा। Al2O3 2H2O। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए। लोहा आयरन होता है, स्टील इस्पात होता है, इनको जंग से, रस्ट से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? किस मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है? तो जिंक आएगा राइट आंसर। जिंक का सिंबल क्या होगा? Zn। जिंक होता है Zn, जिसको बोलते हैं जस्ता। ये 3 ऑप्शन गलत हैं। कॉपर नहीं होता, चांदी नहीं होता, सोना नहीं होता। 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस रासायनिक यौगिक को प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन है। पीओपी किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम राइट आंसर आएगा। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इससे बनेगा पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ H2O लास्ट में। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलेंगे इसको, वो उसको जिप्सम को बोलेंगे डाईहाइड्रेट और उसको बोलेंगे हेमीहाइड्रेट। एक्वारिजिया, ध्यान से देखिए, एक्वारिजिया अभी बताया था सोना घुल सकता है। एक्वारिजिया किसका मिश्रण होता है? अम्लराज, रॉयल जल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रॉयल जल। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। एक्वारिजिया में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 और HCl दोनों होते हैं। क्या होते हैं? HCl और HNO3 दोनों होते हैं एक्वारिजिया में।
ताज़ा मिश्रण होता है, इसको क्या कहते हैं? इसका अनुपात क्या होगा? 3:1। 3:1 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा 3 और नाइट्रिक अम्ल होगा 1। याद रखना क्वेश्चन 1:3 मत कर देना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में और नाइट्रिक अम्ल पहले, तो राइट आंसर क्या आएगा? नाइट्रिक अम्ल होता है 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा डेफिनेटली, पेपर में बहुत बार कंफ्यूज हुए बच्चे। 3:1 का रट्टा मत लगाना, ये देखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले आएगा या नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। HCl का हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1। 3:1 होगा, 3:1। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, क्या कहलाएगी? पतली चादर तन्यता नहीं होगा, अघातवर्ध्यता क्या बोलेंगे? पतली चादर, थिन शीट्स बनाना, मैलेबिलिटी क्या बोलेंगे? मैलेबिलिटी, मैलेबल मेटल, पीट कर चादर बनाना। कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है वो धातु कौन सी है? सोनोरस। देखा होगा घंटी वगैरह बजाते हैं तो वो कौन सी होगी? उन्हें क्या कहते हैं आवाज उत्पन्न करने को? सोनोरस ध्वनिक। क्या बोलते हैं? सोनोरस ध्वनिक। आसान है ये तो। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड का रंग होगा सफेद। क्या होगा? कलरलेस। सफेद नहीं होता, कलरलेस, याद रखना। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? AgCl2 सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? जस्ता, जिंक और HCl दोनों मिलके कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। साग सब्जियां जानते हो? फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको विघटित होकर कचरा बनना, कंपोस्ट बनना, किसका उदाहरण है? उष्मासेपी अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट पैदा करती है। ये ध्यान से देखिए, अपघटन अभिक्रिया होती है डीकम्पोज रिएक्शन। डीकम्पोज रिएक्शन कौन सी है? डीकम्पोज किस में हो रहा है? डीकम्पोज किस में हो रहा है? इन दोनों में तो नहीं हो रहा, गलत है। इसमें भी नहीं हो रहा, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसमें कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। डीकम्पोज रिएक्शन कौन सी है? जिसमें डीकम्पोज हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो KClO3 पोटासियम ट्राइक्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो डीकम्पोज होना है, टूटना, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ये देखिए ध्यान से, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया का मतलब आयरन ऑक्साइड था, यहाँ पे आयरन को बाहर निकाल दिया। देखो आयरन बाहर निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट करना एलिमेंट का, एक जगह से एलिमेंट को उठा के दूसरी जगह कर देना, कौन सी अभिक्रिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द्वि विस्थापन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो राइट आंसर आएगा विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कॉपर ऑक्साइड और पानी, कॉपर और H2O किस प्रकार की रिएक्शन है? बहुत आसान है। यहाँ ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ क्या रह गया? कॉपर रह गया। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन लॉस हो गई। ऑक्सीजन लॉस हो गई तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। रिडक्शन बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शंस में अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन बढ़ती है, ऑक्सीजन घटती है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन घटी, यहाँ पे CuO था, Cu बच गया तो ऑक्सीजन लूज होगी, ऑक्सीजन खो दी, तो कौन सी रिएक्शन है? अपचयन अभिक्रिया। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक वगैरह कर लें। समीकरण देखिए ध्यान से आगे। नेक्स्ट H2Cl2 HCl बनाएगा। कौन सी अभिक्रिया है? दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, जुड़ना। कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है? ये हो रहा है, देखो ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में। कैसे? AgNO3 है, NaNO3, ये NaNO3 इसके साथ, AgCl इसके साथ, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया दो बार, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिए दोबारा, यहाँ AgNO3 था, यहाँ AgCl है, AgCl के साथ में हो गया, जो NaNO3 है वो इसके साथ में हो गया। समझ में आया? ध्यान से देख लेना इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो व्यक्ति बता देगा वो मतलब ये सोच लेना कि अपने मतलब एग्जाम की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ रहा है।
अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दें इस क्लास का कमेंट बॉक्स में कि कैसी रही आपकी ये क्लास 10th का एनसीईआरटी पूरा कवर करवा दिया, केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। फिजिक्स और बायोलॉजी भी अभी आएगा अपडेटेड सुन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू इस क्लासेस के लिए। मोर अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स।